जय हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की इस सीरीज के अंतर्गत आज हम गोरखा काल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में आपको गोरखा काल से संबंधित संपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे, चाहे वो अलग अलग बुकों से ये जो नोट्स तैयार किए जा रहे हैं और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको अलग अलग किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। इसी एक वीडियो में सारी किताबों को लिया गया है। तो देखते हैं दोस्तों आज गोरखा काल के बारे में। इससे पहले दोस्तों कुनिंद वंश, जितनी भी उत्तराखंड की जनजातियां हैं दोस्तों, ये सारे के सारे वीडियो बने हुए हैं उत्तराखंड के संपूर्ण इतिहास के नाम से। आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। तो दोस्तों, जो हर्षदेव जोशी, सबसे पहले बात होती क्या है कि यहाँ पे गोरखा काल का आगमन होता कहाँ से है। तो दोस्तों, जो हर्षदेव जोशी था, जिसे अर्ल वॉरविक ऑफ कुमाऊं, कुमाऊं का नृप निर्माता, कुमाऊं का चाणक्य, अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो हर्षदेव जोशी क्या करता है कि नेपाल के राजा रण बहादुर शाह को बुलाता है। किसको? यानी जब जिस समय कुमाऊं पर कब्जा होता है उस समय रण बहादुर शाह क्या था? नेपाल का राजा था, जो बाद में अपना नाम क्या रख देता है? निर्गुणानंद रख देता है। उस निर्गुणानंद को हर्षदेव जोशी बुलाता है 1790 में, ठीक है। और 1790 में जब बुलाता है तो 1790 में रण बहादुर शाह क्या करता है? अमर सिंह थापा और हर्षदल चौतरिया को क्या करता है? कुमाऊं के राजा महेंद्र चंद्र पर आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। यानी जिस टाइम पे गोरखाओं का कुमाऊं पर कब्जा हुआ, राजा कौन था? महेंद्र चंद्र था। और हवाला बाग के इस निर्णायक युद्ध में महेंद्र चंद्र हार जाता है और कुमाऊं पर गोरखाओं का कब्जा हो जाता है। तो लगभग दोस्तों 5 से 6 प्रश्न यहीं पे बन गए कि उस टाइम पे नेपाल का राजा कौन था? रण बहादुर शाह था। कब कब्जा किया? 1790 में। गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह थापा और हर्षदल चौतरिया ने किया था। चंद्र वंश का कौन सा शासक था? महेंद्र चंद्र था। किस युद्ध में इनकी महेंद्र चंद्र की हार या गोरखाओं को विजय मिली थी? तो हवाला बाग के निर्णायक युद्ध में मिली थी, ठीक है। तो दोस्तों, जो गोरखाओं का आगमन है उसे यमराज के आगमन के नाम से प्रसिद्ध इतिहासकार अजय सिंह रावत ने कहा है, ठीक है। सीधे बोल देगा कि गोरखाओं के आगमन को यमराज के आगमन के नाम से किसने पुकारा? तो दोस्तों याद रखना, अजय सिंह रावत ने पुकारा था, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को, जिसने क्या बुलाया था? रण बहादुर शाह को आक्रमण के लिए बुलाया था, घर का विभीषण कहा था, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को क्या कहा? घर का विभीषण कहा था। दोस्तों, उसके पश्चात जो हर्षदेव जोशी को देशद्रोही व स्वार्थपूर्ण किसने कहा? एटकिंसन ने क्या कहा कि हर्षदेव जोशी को क्या कहा? एक देशद्रोही की संज्ञा दी और स्वार्थपूर्ण की संज्ञा दी थी, ठीक है। गोरखाओं ने राज्य में काली नदी पार करते हुए सर्वप्रथम अल्मोड़ा पर अधिकार किया था। जब 1790 में महेंद्र चंद्र हार जाता है तो गोरखा हवाला बाग के निर्णायक युद्ध के पश्चात सर्वप्रथम किस पे कब्जा करते हैं? तो दोस्तों याद रखना, अल्मोड़ा पर कब्जा करते हैं। और किस नदी को पार करते आए हुए थे? तो अकाली नदी को पार करते हुए यहां पर पहुंचे थे गोरखा, ठीक है। हियरसे ने हर्षदेव जोशी को अर्ल वॉरविक ऑफ कुमाऊं कहा था। यह हियरसे वही है जो आगे टिहरी रियासत के टाइम पे सुदर्शन साजिश को बुलाएगा, ठीक है। तो जो अर्ल वॉरविक ऑफ कुमाऊं का खिताब किसने दिया था? हियरसे ने दिया था हर्षदेव जोशी को, ठीक है। दोस्तों, गोरखाओं के शासन काल को राज्य में गोरखियानी अत्याचारपूर्ण शासन के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक ये गोरखाओं का सिंपल फंडा था कि 1790 में हवाला बाग के युद्ध से जीतते हैं, हर्षदेव जोशी बुलाता है। हर्षदेव जोशी को अलग अलग नाम अलग अलग ने दिया है, चाहे वो घर का विभीषण हो, ठीक है, स्वार्थपूर्ण हो, ये अलग देशद्रोही हो, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो उसके पश्चात जो नेपाल की स्थिति थी थोड़ा बहुत, क्योंकि यूके एसएससी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों कि ये पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज जरूर याद रखना कि जो नेपाल का प्रथम राजा था पृथ्वी नारायण शाह था, ठीक है। जो नेपाल का प्रथम राजा था कौन था? पृथ्वी नारायण शाह था। और इसे ही यानी इस पृथ्वी नारायण शाह को क्या कहा जाता है? आधुनिक नेपाल का निर्माता कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक नेपाल का निर्माता पृथ्वी नारायण शाह को कहा जाता है। और नेपाल का बिस्मार्क भी क्या कहा जाता है? पृथ्वी नारायण शाह को ही कहा जाता है, क्योंकि इसने ही क्या किया? नेपाल का एकीकरण किया था, ठीक है। जैसे गढ़वाल का एकीकरण किसने किया? अजय पाल ने किया था। 52 गढ़ों का एकीकरण किया। वैसे ही नेपाल के छोटे छोटे टुकड़ों को एकत्रित करने का कार्य किया किसने? पृथ्वी नारायण शाह ने। और इसीलिए इसे नेपाल का बिस्मार्क या आधुनिक नेपाल का निर्माता कहा जाता है। रण बहादुर शाह की संरक्षिका, उसके पश्चात जो रण बहादुर शाह राजा बनता है, जो क्या करता है?
कुमाऊं पर कब्जा कराता है राजेंद्र लक्ष्मी या इंदु लक्ष्मी थी। ठीक है, जो रण बहादुर शाह की संरक्षिका थी, राजेंद्र लक्ष्मी या इंदु लक्ष्मी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों नेपाल की जो स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम रण बहादुर शाह ने चलाई थी, वही रण बहादुर शाह है जिसने कुमाऊं पर कब्जा करने के लिए 1790 में सेना भेजी थी। उसी ने ही सर्वप्रथम नेपाल में स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। और कुमाऊं व गढ़वाल में गोरखाओं का जो शासन था वो फौजी प्रशासन के नाम से जाना जाता है। किस प्रशासन के नाम से? तो फौजी प्रशासन के नाम से गोरखाओं का प्रशासन को जाना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं राज्य में गोरखा काल की किस प्रकार से गोरखा प्रशासन उत्तराखंड राज्य में राज करता था। दोस्तों जो जैसे रण बहादुर शाह राजा था तो उसका वो यहाँ पे कभी भी राजा नहीं रहा। उसका जो एक क्या था, उसके प्रशासन की देखभाल करने वाला जो सबसे बड़ा उत्तराखंड में अधिकारी होता था वो सुब्बा के नाम से जाना जाता था। यानी गोरखा प्रशासक का जो प्रतिनिधि होता था वो सुब्बा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों सुब्बा के पश्चात जो उसके नीचे का अधिकारी था नायब सुब्बा के नाम से जाना जाता था। नायब सुब्बा के बाद जो सभी फौजों का अधिकारी होता था सूबेदार कहलाता था। उसके पश्चात जो अधिकारी होता था फौजदार कहलाता था, और जो फौजदार था प्रगना स्तर का अधिकारी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और इसमें जो विचारी होता था, जो न्याय करने वाला, यानी गोरखा प्रशासन में जो न्याय करने का अधिकार दिया गया था वो किसको दिया गया था? विचारी को दिया गया था। तो यानी सुब्बा, नायब सुब्बा, सूबेदार, फौजदार और विचारी, ये क्या थी? गोरखाओं की एक प्रशासन की व्यवस्था थी। ठीक है, उसके पश्चात अब हम देखते हैं कुमाऊं के सुब्बा की कौन सुब्बा कुमाऊं का क्या कार्य करता है, कि कुमाऊं में कौन कौन सुब्बा हुए और किस सुब्बा ने कौन सा कार्य किया। तो दोस्तों जो सर्वप्रथम सुब्बा बनता है वो बनता है जोगमल शाह। कौन बनता है? जोगमल शाह को प्रथम सुब्बा बनाया जाता है। गोरखाओं का जो प्रथम सुब्बा था वो कौन था? जोगमल शाह था। ठीक है, गोरखाओं का प्रथम सुब्बा कौन था? जोगमल शाह था। और गोरखा काल का प्रथम भूमि बंदोबस्त 1791 में जोगमल शाह ही कराता है। दोस्तों इससे पहले मैं उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त के संपूर्ण इतिहास को अलग अलग किताबों से कवर करके वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो दोस्तों जो गोरखा काल का प्रथम भूमि बंदोबस्त होता है 1791 में होता है, और कौन करता है? जोगमल शाह कराता है। मुंड कर लगाता है। ठीक है, यानी बालों पर क्या लगाता है? ये जोगमल शाह एक विचित्र सा कर लगाता है कि जिसके बाल जितने लंबे होंगे उस पर क्या होगा? कर उतना अधिक लगेगा। दोस्तों इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक अभी आगे बताता हूं आपको। दोस्तों कवि गुमानी पंत के अनुसार उत्तराखंड के जो सबसे प्राचीन कवि माने जाते हैं गुमानी पंत, उन्होंने कहा है कि गोरखा इतना शासकीय भार जनता के सिर पर थोपते थे कि लोगों के बाल तक नहीं उग पाते थे। यानी ये नहीं कि लोगों के बाल उगते नहीं, उन्होंने सिर्फ उस पर एक कटाक्ष किया है कि गोरखा इतना क्या करते थे? शासकीय भार इतने कर लोगों पे डाल देते थे कि लोगों के बाल तक नहीं उग पाते थे। किसने कहा है? कवि गुमानी पंत ने कहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो दूसरा सुब्बा बनता है वो बनता है नरसाई। गोरखाओं का जो दूसरा सुब्बा था कौन था दोस्तों? नरसाई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनने के चांस हैं, क्योंकि जो मंगलवार रात्रि हत्याकांड काजी नरसाई से संबंधित है। क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है कि जो मंगलवार रात्रि हत्याकांड है किस गोरखा सुब्बा से संबंधित है? तो दोस्तों नरसाई से संबंधित है, जो गोरखा काल का क्या था? दूसरा सुब्बा था। और 1793 में क्या बनता है? सुब्बा बनता है। नरसाई ने क्या किया था कि एक रात में संपूर्ण नागरकोटी जाति को समाप्त कर दिया था। दोस्तों मंगलवार रात्रि हत्याकांड क्या था कि जो नरसाही दूसरा सुब्बा बनता है वो एक रात्रि में संपूर्ण नागरकोटी, एक सोचो कि किसी भी आज के परिवेश में किसी भी एक जाति को एक रात में समाप्त करना कितना बड़ा कार्य होगा। तो वो क्या करता है, जो नागरकोटी जाति थी उस पूरी की पूरी जाति को एक ही रात में मिटा देता है। ठीक है, और खुदा न खास्ता उस दिन मंगलवार का दिन था, इसीलिए इसे मंगलवार रात्रि हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों कुमाऊं में गोरखाओं के कुकृत्य का वर्णन हॉर्डविक और रैपर ने किया है कि जो गोरखाओं ने जितने भी कुकृत्य किए हैं, जितने भी यहाँ के लोगों पर जुल्म किए थे, उन सब का वर्णन जो किया है वो हॉर्डविक और रैपर ने किया है। ठीक है, उसके बाद 1793 के बाद दोस्तों याद रखना 1794 में अजब सिंह थापा क्या बनता है? ये नया सुब्बा, तीसरा सुब्बा गोरखाओं का यहाँ पे नियुक्त होता है। गोरखा क्या थे? गोरखा जो शासक नेपाल में रहता था वो बहुत चालाक था। वो फटाफट अपने सुब्बा गढ़वाल में चेंज करते रहता था उत्तर कुमाऊं में। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि पता चल रहा है कि एक को लंबे समय के लिए रख दिया, पता चला उसने वहां पर अपना ही शासन शुरू कर दिया, इसलिए वो बार बार क्या करते थे? अपने सुब्बा को चेंज करते रहते थे। ठीक है, इसीलिए गोरखाओं की जो सेना व्यवस्था थी वो यूरोपियन कंट्री पर आधारित मानी जाती है, क्योंकि वो क्या थे? अंग्रेजों की तरह चालाक थे।
तो दोस्तों जो गोरखा काल का तीसरा सूबा बनता है वो कौन बनता है? अजब सिंह थापा को तीसरा सूबा नियुक्त किया जाता है। और ये नरसाई से की तरह क्या करता है, एक रात में 1500 ग्राम प्रधानों का सामूहिक नरसंहार कराता है। यानी 1500 ग्राम प्रधानों के सामूहिक नरसंहार से कौन सा सूबा जुड़ा है? तो गोरखा काल का तीसरा सूबा जुड़ा है जिसका नाम था अजब सिंह थापा। क्या था? अजब सिंह थापा था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो चौथा सूबा नियुक्त किया जाता है अमर सिंह थापा को नियुक्त किया जाता है, जो 1795 में बनता है। ठीक है, 1795 में अमर सिंह थापा को क्या बनाया गया? चौथा सूबा के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, गोरखा काल का जो चौथा सूबा था कौन था? अमर सिंह थापा था। और दोस्तों काजी की उपाधि से सम्मानित गोरखा सूबा था, एकमात्र जो गोरखा सूबा था जिसे काजी की उपाधि से क्या क्या की जाती है? सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और गंगोत्री मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया था वो भी किसने किया था? अमर सिंह थापा ने किया था। जब आप गंगोत्री मंदिर को पढ़ते हो तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलता है कि जो गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार था वो किसने किया था? अमर सिंह थापा ने किया था, जो क्या था? चौथा सूबा था गोरखा प्रशासन का। ठीक है, अब दोस्तों इन चारों को सिंपल एक इस शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो आप कि जोग मलथा टकला मुंड कर लगाता है, नरसाही एक रात में नागर कोटि मिटाता है, अजब सिंह ने गजब किया 1500 ग्राम प्रदान मराता है, अजब अमर सिंह थापा काजी बनकर गद्दी पर चढ़ जाता है। मैंने आगे आपको बताया था कि जोग मलथा टकला यानी ये सिर्फ बनाने का है। टकला था तो दूसरों के बालों पे जलन करता था, मुंड कर लगाता है, बालों पे कर लगाता है, नरसाई एक रात में मंगलवार रात्रि हत्याकांड नागरकोटि जाति को समाप्त कर देता है, अजब सिंह ने गजब किया, एक गजब काम किया। गजब तो था ही कि 1500 ग्राम प्रधानों को मरा देता है, और अमर सिंह क्या बनता है? काजी बनकर गद्दी पर चढ़ जाता है। तो दोस्तों ये 4 सूबा जहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। आपको ट्रिक कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके पश्चात दोस्तों जब उसके बाद जो सूबा नियुक्त किया जाता है दोस्तों, वो सूबा नियुक्त किया जाता है प्रबल थापा। 1796 में कोई इतना बड़ा कार्य नहीं करता है दोस्तों। उसके पश्चात मोस्ट इंपॉर्टेंट चौतरिया बमसा। ठीक है, 1797 में बनता है एक बार, और फिर 1812 से 1815 के बीच सूबा रहता है कौन सा? चौतरिया बमसा। दोस्तों पहली चीज कि एकमात्र व्यक्ति था जो 2 बार सूबा बनता है। ठीक है, अभी तक आपने देखा कि हर किसी को एक बार बन गए हटा देते हैं, एक साल में, डेढ़ साल में, लेकिन एकमात्र ये ऐसा व्यक्ति था चौतरिया बमसा कि जो 2 बार यहाँ पे सूबा नियुक्त किया जाता है, 1797 में और 1812 से 1815 के बीच। गोरखाओं का अंतिम सूबा था कि जो गोरखा काल का अंतिम सूबा था वो भी कौन था? चौतरिया बमसा था। और सबसे अधिक समय तक सूबा के पद पर विराजमान भी कौन रहा था? चौतरिया बमसा रहा था। 3 क्वेश्चन है दोस्तों, एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार सूबा रहा, गोरखा काल का अंतिम सूबा, और सबसे अधिकतम समय तक सूबा के पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन है? चौतरिया बमसा था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके पश्चात दोस्तों गोरखाओं का गढ़वाल अभियान, गोरखाओं का, ये तो कुमाऊं में क्या क्या किया उन्होंने वो था। अब गोरखा गढ़वाल में क्या करते हैं तो याद रखना, गोरखाओं ने गढ़वाल पर जो सर्वप्रथम आक्रमण किया था 1791 में लंगूरगढ़ से किया था। ठीक है, कि जो गोरखाओं का गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण होता है 1791 में करते हैं। 1790 में महेंद्र चंद्र कर दिया था। अब महेंद्र चंद्र जो हर्षदेव जोशी था वो क्या करता है कि प्रद्युम्न शाह से उसकी लड़ाई हो जाती है। प्रद्युम्न शाह से लड़ाई के पश्चात क्या करता है? गोरखाओं को लंगूरगढ़ के रास्ते गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए ले जाता है। ठीक है, और 1791 के युद्ध के समय जो गढ़वाल का राजा था कौन था? प्रद्युम्न शाह क्या था? गढ़वाल का राजा था। ठीक है दोस्तों, लंगूरगढ़ का युद्ध प्रद्युम्न शाह, हस्तदल चौतरिया और अमर सिंह थापा के मध्य हुआ था। यानी एक तरफ तो प्रद्युम्न शाह था और गोरखाओं का नेतृत्व किया था हस्तदल चौतरिया ने और अमर सिंह थापा ने किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? कुमाऊं पर आक्रमण किया था। और दोस्तों लंगूरगढ़ की संधि 1791 में गोरखा और प्रद्युम्न शाह के मध्य हुई थी। कहीं 1792 पढ़ने को मिल सकता है दोस्तों। जो 1791 में जो लंगूरगढ़ की संधि होती है, हुआ क्या कि जब गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो उस टाइम पे न तो पूर्ण रूप से गोरखा विजय हुए और न तो पूर्ण रूप से प्रद्युम्न शाह हारे, लेकिन फिर भी गोरखाओं ने जो लंगूरगढ़ की संधि थी, लंगूरगढ़ की संधि के अनुसार प्रद्युम्न शाह परमार शासक प्रद्युम्न शाह पे क्या कर दिया? कुछ कर लगा दिया कि ये हमको टैक्स पे करेगा। टैक्स पे कर रहा था, लेकिन 1794-95 में गढ़वाल में अकाल पड़ गया। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसे ही इक्यावनी बावनी अकाल के नाम से जाना जाता है कि इक्यावनी बावनी अकाल कब पड़ा था? तो 1794-95 में क्या पड़ा था? इक्यावनी बावनी अकाल पड़ा था। और दोस्तों जब अकाल पड़ता है उसके जस्ट बाद 1803 में गढ़वाल क्षेत्र में 7 दिन तक भयंकर भूकंप आते हैं, और जब भूकंप आते हैं तो सारी जनता
त्रस्त हो जाती है। और साथ में जो प्रद्युम्न शाह था, प्रद्युम्न शाह को आंतरिक अशांति का, लोगों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपने जब परमार वंश पढ़ा होगा वहां पे पढ़ा होगा कि प्रद्युम्न शाह, जयकीर्ति शाह गढ़वाल का राजा रहता है, प्रद्युम्न शाह कुमाऊं चला जाता है, लेकिन फिर से वहां से हार करके जयकीर्ति शाह को हरा करके गढ़वाल का राजा बन जाता है। और जो बीच में ये क्या कराता है, जो शराकांड भी कराता है। तो इस कारण क्या होता है कि जो यहाँ की प्रजा थी वो खुश नहीं थी किससे, प्रद्युम्न शाह से, और इसी का फायदा उठाते हैं गोरखा। गोरखा देखते हैं एक तरफ जनता विद्रोह में है, दूसरी तरफ भूकंप आ गया, तीसरी साइड अकाल पड़ गया। ये क्या करते हैं गोरखा, प्रद्युम्न शाह पर कर बढ़ा देते हैं। और प्रद्युम्न शाह कहता है भाई इस टाइम तो मैं इतना कर नहीं दे सकता हूं। तो वो कहता है कर नहीं दे सकता तो भाई लड़ाई कर ले, और लड़ाई कर ले, अगर हार गए तो हमारा, जीत गए तो तेरा। तो फिर क्या होता है दोस्तों, गोरखा बाड़ाहाट उत्तरकाशी युद्ध, बाड़ाहाट बोलो या उत्तरकाशी युद्ध बोलो, कब होता है, 1803 में प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच हुआ। जब बाड़ाहाट उत्तरकाशी का युद्ध होता है तो प्रद्युम्न शाह हार जाता है और प्रद्युम्न शाह वहां से भाग करके निकल जाता है। उसके पश्चात चकुआ चंबा युद्ध होता है, फिर वो भी 1803 में होता है प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच। प्रद्युम्न शाह चंबा से भी हार जाता है, यानी गोरखा अंदर आते जाते हैं और प्रद्युम्न शाह को हराते जाते हैं। और उसके पश्चात क्या करता है कि 1803 में जो गोरखा सेना का नेतृत्व था, फिर वही थे अमर सिंह थापा और हंसीदल चौतरिया। इन दोनों ने ही क्या किया था, 1803 में गोरखा सेना का नेतृत्व किया था। और दोस्तों जब चंबा हार जाता है, उत्तरकाशी हार जाता है, तो फिर प्रद्युम्न शाह भाग जाता है और अपना सिंहासन पकड़ के भागता रहता है। जब उसकी सारी सेना मर जाती है तो वो अपना सिंहासन बेच देता है और नई सेना का निर्माण कर देता है। ठीक है, उसने प्रद्युम्न शाह ने क्या कर दिया, अपना सिंहासन बेच देता है रामपुर साइड जाकर के, और नए सैनिकों को खरीद कर लाता है और उसके पश्चात खुड़बुड़ा के मैदान में प्रकट हो जाता है। जब वो नई सेना का निर्माण कर देता है तो 14 मई 1804 में खुड़बुड़ा के मैदान में गोरखा और प्रद्युम्न शाह के मध्य अंतिम युद्ध होता है, जिसमें प्रद्युम्न शाह मारा जाता है। यानी जो खुड़बुड़ा का युद्ध था वो कब हुआ था, 14 मई 1804 को हुआ था, और इसमें क्या हुआ, प्रद्युम्न शाह मारा गए। जब 1804 में गोरखा कुमाऊं के साथ साथ प्रद्युम्न शाह मारा जाता है, तो कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल पर किसका राज हो जाता है, गोरखाओं का राज हो जाता है। और गोरखाओं ने लगभग दोस्तों याद रखना 25 साल कुमाऊं पर और 10.5 से 11 साल, अगर पर्टिकुलर देखोगे तो 10.5 साल हो रहा है, तो क्या करते हैं, गढ़वाल पर राज करते हैं कौन, गोरखा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर गोरखा प्रशासन से संबंधित यहां पर हमने पे देखा कि इनकी यहां कुमाऊं पर भी राज कर दिया और गढ़वाल पर भी राज कर दिया। ठीक है, इसके पश्चात हम जो गोरखा प्रशासन के कर प्रणाली थी, गोरखा प्रशासन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, अगले वीडियो में कवर करेंगे।